हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो चला रहे थे यहाँ पे एस्टेट का पेपर 1 पीवाईक्यूज़ जो आपके लिए मई 2024 में पूछा गया, ठीक है? तो मई 2024 का प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका ये जो मई माह में पूछा गया था, बहुत ज़्यादा ख़ास ख़्याल रखना है इस बात का, क्योंकि आपके एस्टेट के लेवल को भी देखते चलना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो आपको हम करवा रहे हैं, बस आपका लेवल जो पैटर्न क्या रहता है उसको देखते हुए उसी तरह से टोटल करवा रहे हैं। फिलहाल तो ये तो आपका पीवाईक्यूज़ है, तो भाई इसमें हम क्या रखेंगे, ये टोटल आपके बोर्ड के द्वारा रखा गया है, ठीक है? तो चलिए हम बारी-बारी से सारे प्रश्नों को देख लेंगे यहाँ पे 26 नंबर से। इससे पहले वाला सेशन आप लोग अगर नहीं देखे हैं, तो आप लोग को उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा उस सेशन को। तो कैसे देख पाएँगे? तो ये जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे आपको छोटा-सा मोर दिख रहा होगा, मोर का ऑप्शन, ठीक है? उस पे जब क्लिक करेंगे तो वो वीडियो का लिंक आपको दिख जाएगा ऊपर करके, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं इससे पहले वाला 25। तो आइए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे उससे पहले आप लोगों से बस एक खास छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि जो दोस्तों चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफ़िकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा मेरे दोस्त वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है? तो चलिए रेडी। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन हम 26 नंबर का कि अलिप्ति गान किस श्रेणी में आता है। भैया देखिए, अलिप्ति गान किस श्रेणी में आता है? क्या गीति गान, निबद्ध गान, अनिबद्ध गान या गंधर्व गान? तो यहाँ पे आंसर क्या करना है आप लोगों को, तो यहाँ पे अलिप्ति गान की अगर बात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा अनिबद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि ये आपका अलिप्ति गान हो गया, रागालाप हो गया, रूप का लाप हो गया, अलिप्ति गान, स्वस्थान का नियम, तो ये सभी जो हैं किसमें, चारों जो है आपका इसमें अनिबद्ध के अंतर्गत ही आता था। और निबद्ध के अंतर्गत जो 3 आते थे उसमें से आपका था प्रबंध, दूसरा वस्तु और तीसरा रूपक, है ना? तो ये सब सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से आप लोग को बिल्कुल क्लियर रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को हम देखेंगे दूसरा नंबर का, यानी कि 27, ठीक है? 27 यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया, 26 जी 27। तो यहाँ पे ग्वालियर घराने के संस्थापक गुलाम रसूल किस शहर से हैं? भैया कौन से शहर, क्या लखनऊ शहर से, आगरा शहर से, प्रयागराज से या वाराणसी? भाई वाराणसी प्राइस नहीं, यहाँ पे इसको हटाइए, है ना? तो यहाँ पे कौन से शहर से हो जाएंगे, इनका जवाब क्या होना है? तो भैया इसका जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ। गुलाम रसूल जो थे ये आपके लखनऊ से थे। कहाँ से? लखनऊ से। इसलिए आपका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 28 नंबर का, ध्रुपद का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो क्या महर्षि भरत को, मान सिंह तोमर, तानसेन या अमीर खुसरो? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मान सिंह तोमर। अगर पूछा जाए मेरे दोस्त कि ये कब हुआ था, इसका आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था, तो मेरे भाई आपको जवाब क्या देना है, 15वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 15वीं शताब्दी। एक आपको याद रखना है एक्स्ट्रा बात, क्या है कि मृगनयनी, ठीक है, मृगनयनी महल जो था उसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो भैया ये आपके मान सिंह तोमर ही थे, ठीक है? इनका एक ग्रंथ था, उसका क्या नाम था? मान कौतूहल एक इनका ग्रंथ हुआ करता था, और ये जो था फुल्ली ध्रुपद का रचना था, ठीक है? मान कौतूहल। और इसी मान कौतूहल ग्रंथ को मेरे भाई क्या किया था कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फकीरुल्लाह, है ना? वो क्या किए, फारसी में अनुवाद कर दिए इसी ग्रंथ का। तो कौन सा वो ग्रंथ जो अनुवाद किए फारसी में, उसका नाम क्या बताए? तो उसका नाम बताए मेरे दोस्त, राग दर्पण बताए। क्या बताए? राग दर्पण। अगर पूछे कि राग दर्पण किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो आपको बताना है मान कौतूहल का ही फारसी में अनुवाद है। और ये किसने किया था भाई? तो फकीरुल्लाह ने किया था, है ना? मेरे ख्याल से ये आपका आंसर 1724 में किया था, मेरे ख्याल से, शायद मैं अगर कंफर्म हूँ तो 1724 में ये किया गया था अनुवाद। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, 29 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, मध्य ख्याल या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका विलंबित लय में जो गाया जाता है भाई कौन सा ख्याल, तो आपका बड़ा ख्याल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब यहाँ से सवाल उठता है, बड़ा ख्याल के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तो इनके आविष्कारक जो है मेरे भाई कौन हो जाएंगे? सुल्तान हुसैन, ठीक है? सुल्तान हुसैन सर की इसके आविष्कारक हैं बड़ा ख्याल के। आपको फटाफट कमेंट करके बता देना है कि छोटा ख्याल के आविष्कारक किनको माना जाता है, ये सवाल आप लोगों के लिए है, ठीक है? चलिए कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन
अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को कुछ मैसेज भी मिल जाएगा जो भी नए लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए नंबर 30 यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन में किस ताल का प्रयोग होता है? ध्रुपद क्या 3 ताल, 4 ताल, दीपचंदी या दादरा? कौन से ताल का प्रयोग हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 4 ताल, जो कि कितनी मात्रा? 12 मात्रा की ताल है। 3 ताल कितनी? 16 मात्रा की ताल है। दीपचंदी कितना? 14 मात्रा का ताल है। और दादरा वाला आप लोग को कमेंट करके बता देना है फटाफट कि दादरा जो है ये कितने मात्रा की ताल है। हाँ, ये मैं बता देता हूँ आप लोग को कि दादरा में 2 विभाग होते हैं। मात्रा आप लोग को कमेंट कर देना है, ठीक है, फटाफट। तो ध्रुपद हो गया आपका, इससे रिलेटेड आप लोग जान लिए कि कौन से इसके आविष्कारक थे, कौन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर का यहाँ पे है कि ध्रुपद के गोबरहार वाणी का संबंध किससे है? मेरे दोस्त, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ध्रुपद की कितनी वाणियां हैं भाई? तो ध्रुपद की 4 वाणियां हैं, है ना। कौन कौन सा वाणियां हैं? कंफर्म आप लोग हैं? गोबरहार वाणी, खंडार वाणी, नौहार वाणी और चौथा डागुर वाणी, है ना। तो ये आपके 4 वाणियां हो जाती हैं ध्रुपद की। सबका संबंध भी आप लोगों को करवा चुके हैं, सबके बारे में बता चुके हैं। तो आप लोग कंटिन्यू अगर हमारे साथ बने रहते होंगे तो भाई बिल्कुल आप लोग के लिए हलवा हो गया होगा, है ना। क्योंकि कुछ है नहीं आप लोगों के लिए, बिल्कुल ईजी आप लोग के लिए बना दिया। क्योंकि हम जब भी करवाते हैं भाई, तो एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन अगर हम जब भी लपेट देते हैं तो भाई आप लोग का क्या होता है, जो भूलते भी हैं वो चीज़ भी आपका कवर हो जाता है कि नहीं? ऐसा बात है ना? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना ऐसा बात। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे ध्रुपद के गोबरहार वाणी का संबंध किससे है? क्या बैजू बावरा से हो जाएगा, ब्रजचंद से, तानसेन से या कुंभन दास? आंसर क्या करेंगे? आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा आपका तानसेन। आपको दिख रहा होगा इसमें एक ब्रजचंद, जो कि किसमें? डागुर वाणी से संबंधित है मेरे दोस्त। किससे? डागुर वाणी से संबंधित माने जाते हैं ब्रजचंद जी। जैसे आपका हो जाता है वो खंडार वाणी से माने जाते हैं सम्मोहन खां, उसके बाद फिर आपका नौहार वाणी से माने जाते हैं श्रीचंद राजपूत, है ना। तो वो सब सारे चारों वाणियों के बारे में आप लोग को बता दिए हैं। देखिए राजा वाणी किसको कहते हैं? तो ये आपका तानसेन गोबरहार वाणी हो गया, राजा वाणी हो गया, है ना, सेनापति हो गया। ये सब सारे कुछ आप लोग को जो है क्लियर करवा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि धमार के शब्द किस भाषा में निबद्ध होते हैं? भैया कौन से भाषा धमार? क्या पंजाबी भाषा से, खड़ी हिंदी से, ब्रज भाषा या फिर सिंधी? तो यहाँ पे आप लोग के लिए आंसर क्या करना है? यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, ब्रज भाषा से निबद्ध होता है, ठीक है। निबद्ध यानी बंधा हुआ होता है ताल के साथ आपके कौन से भाषा में? ब्रज भाषा में धमार, ठीक है। और धमार जो गीत है ये भैया आपके प्रायः जो है आपके धमार ताल में ही गाया जाता है, ठीक है। धमार ताल में ही गाया जाता है, ये आपका पक्की होरी कहलाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन है कि ठुमरी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। क्या बोलतान का, पलटा का, नोम तोम का, आलाप का या फिर आपका मुर्की का? क्या आंसर करेंगे? तो यहाँ पे नंबर 33 ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, नोम तोम का आलाप। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं मेरे भाई? चलिए फटाफट आप लोग के लिए जो है क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार है, फटाफट आप लोग जवाब देते चलिएगा क्योंकि कमेंट बॉक्स भी खुला है आप लोगों के लिए, है ना। तो जवाब देते चलिए, नोम तोम का आलाप किस गायकी के साथ जो है प्रयोग होता है? ठीक है, तो क्या ये आपका बोलतान हो जाएगा, पलटा या मुर्की? तो यहाँ पे अगर हम बात कर लिए नहीं वाला, तो ये आपका नोम तोम नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका हो गया क्या है भाई, इसके साथ जो ठुमरी में जो प्रयोग होता है आपका बोलतान प्रयोग होता है, पलटा प्रयोग होता है और मुर्की प्रयोग होता है, लेकिन नोम तोम नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देख लेंगे। यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सुशीर वध, नहीं भाई यहाँ पे कैसे मिस टाइपिंग हो गया, सुशीर वाद्यों को क्या कहा गया है? भाई सुशीर वाद्यों को क्या कहते हैं? क्या नाष्ठी कहते हैं, वंशी कहते हैं, गाज कहते हैं या भांड कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद में सुशीर वाद्यों को आपको बहुत बार बताए हैं, क्या कहा जाता है भाई? नाष्ठी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? नाष्ठी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे तो नहीं था, अभी चलेंगे यहाँ पे 35। तो क्वेश्चन है कि उदात, अनुदात और स्वरित स्वरों के भेद किस युग में पाए जाते हैं? क्या ऋग्वेद, सामवेद, भरतकाल, यजुर्वेद? कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो उदात, अनुदात और स्वरित स्वरों के जो भेद हैं ये मेरे दोस्त ये वैदिक काल में पाए जाते हैं, ये वैदिक काल में तो यहाँ पे बताया जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी को ही हम मान लेते हैं, यहाँ पे बी ही
कि सामवेद में ये बताया गया उदात, अनुदात और स्वरित को क्या कहा गया है, ये जो है स्वर हैं, तो वैदिक स्वर है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, वैसे आपको ए भी माना जाता है, ऋग्वेद भी, लेकिन हम यहाँ पे बी को लेकर चल रहे हैं। बढ़ते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा 36 नंबर का, सामगान में प्रयुक्त स्वरित स्वरों के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं मेरे भाई? क्या सामापा, सारेगा, सारेपा या नीरेगा, नीगरे? क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्वरित स्वर जो होते थे मेरे भाई उसके अंतर्गत जो है 4 श्रुतियों वाले स्वरों को रखा जाता था। ठीक है, जैसे कि सा की 4 श्रुतियाँ होती है, माँ की 4 श्रुतियाँ और प की, तो ये तीनों आपके किसके अंतर्गत आते थे? स्वरित के अंतर्गत। अगर कहेगा उदात के अंतर्गत कितने कौन आते थे स्वर, तो उदात में 2 श्रुति वाले आते थे। 2 श्रुति कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अनुदात में कौन से श्रुति वाले आते थे? तो अनुदात में त्रिश्रुति का आते थे, 3 श्रुति वाले। कौन कौन से स्वर आते हैं आप लोग इस बात को भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि साम गायन में कितने गायक होते थे? कितने गायक होते थे मेरे भाई? 5, 3, 2 या 7? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 गायक होते थे। कौन? प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और उद्गाता। ठीक है, उद्गाता ये होता था आपका, यानी उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, ये 3 गायक हुआ करते थे मेरे दोस्त, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 38 नंबर का क्वेश्चन है कि विभिन्न मात्राओं के विविध समूह जिससे संगीत के काल प्रमाण को आका जाता है, यानी काल, काल में समय, समय प्रमाण को आका जाता है, वो क्या, उसे क्या कहते हैं या फिर वो क्या है? क्या तान, लय, ताल, लक्षण? तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताल, क्योंकि उसी से संगीत में है जो भी आपका वो क्या करते हैं, समय को मापते हैं या फिर समय को आंकते हैं, तो वो आपका ताल ही तो है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि टप्पा गायन शैली में किस रस की प्रधानता रहती है? सबसे पहले बात करेंगे टप्पा के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, तो सोरी मियाँ आप लोग को याद करवा दिए हैं बहुत बार। कौन? सोरी मियाँ जो है ये टप्पा के आविष्कारक है। इसका आविष्कार कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? तो आविष्कार हुआ था पंजाब में, है ना। उसके बाद अगर बोले जाए कि इसका विकास कहाँ हुआ था टप्पा का, तो अवध के दरबार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अवध दरबार में हुआ था इसका विकास, लेकिन आविष्कार पूछे तो पंजाब भाई, है ना, विकास तो अवध के दरबार में, है ना। चलिए तो यहाँ पे पूछा जा रहा था हमारा क्वेश्चन कि टप्पा में किस रस की प्रधानता होती है, तो वीर रस, भक्ति रस, करुणा रस या श्रृंगार रस? तो नंबर 39 यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को आंसर करेंगे, श्रृंगार रस प्रधान होता है आपका टप्पा भी। ठीक है, ठुमरी की तरह, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा नंबर 40 कि वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? उद्गाता, प्रस्तुत, प्रस्तोता या प्रतिहर्ता? तो देखिए आप लोग को पता है कि सामगान में तो भाई 3 गायक ही हुआ करते थे, उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता। तो जो मुख्य गायक यहाँ का पूछ रहा है, मुख्य गायक को क्या कहते थे? भाई बहुत सिंपल आंसर, उद्गाता कहते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे नंबर 41 यहाँ पे क्वेश्चन है कि दक्षिण संगीत पद्धति में थाट, थॉट नहीं थाट, को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दक्षिण संगीत पद्धति में थाट को किस नाम से पुकारते हैं? क्या राग के मेल के नाम से, रागनी या फिर स्वर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेल। तो आपसे अगर पूछ दे कि आज का जो थाट है उसको प्राचीन समय में भी क्या कहते थे, तो भी आपका मेल ही होगा, प्राचीन में भी। ठीक है, क्योंकि प्राचीन से बहुत मिलता जुलता जो चीज़ें हैं वो आपका कर्नाटकी संगीत में है ना, दक्षिण संगीत में है, तो इसीलिए ये भी नाम आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, आपको फटाफट कमेंट कर देना है कि प्राचीन दक्षिण संगीत पद्धति में कितने मेलों का प्रचलन है। ठीक है, कितने मेल प्रचलन में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 42 नंबर का, प्रत्येक ताल या तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इन भागों को क्या कहते हैं? क्या लय कहते हैं, तान कहते हैं, मात्रा या फिर विभाग कहते हैं? क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभाग, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दे रहे हैं ना, तो वो आपका क्या बन जा रहा है, विभाग बन जा रहा है। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन
43 नंबर का क्वेश्चन है कि वह समपदी ताल जो केवल विलंबित लय के साथ ही बजाई जाती है वह कौन है? यानी विलंबित लय के साथ प्रयोग होने वाला समपदी ताल कौन है मेरे भाई? यही क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे क्या झपताल होगा, चौताल होगा, तीन ताल होगा या फिर तिलवाड़ा ताल होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिलवाड़ा ताल जो है ये आपका विलंबित ख्याल की ताल है, जो कि केवल विलंबित लय से ही बजाई जाती है। ठीक है, विलंबित लय से। लय इसका क्या होता है? विलंबित। और ये समपदी होता है। इसमें कितने विभाग और कितना कितना मात्रा है आप लोग को ये भी बता देना है मेरे दोस्त कि तिलवाड़ा ताल में कितने विभाग और कितनी कितनी मात्राएं हैं किसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 16 मात्राओं का वह ताल जिसमें केवल विलंबित ख्याल ही गाए जाते हैं कौन है? कौन ताल? क्या तिलवाड़ा ताल, त्रिताल, टप्पा ताल या झपताल? क्या आंसर करेंगे यहाँ पे? केवल विलंबित ख्याल ही गाए जाते हैं 16 मात्रा का कौन सा ताल? तो मेरे दोस्त वो ताल आपका हो जाएगा तिलवाड़ा ताल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपका त्रिताल, इसमें तो 16 मात्रा, टप्पा आपका 16 मात्रा, झपताल आपका 10 मात्रा। तो ये सब मात्राओं को भी आपको याद करके रख लेना है। ठीक है, चलिए तो ये सब आपके एस्टेट के PYQs है भाई। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछे भी गए थे और आगे भी इसी प्रकार से क्वेश्चनों को पूछे जाने की संभावना है ना। आगे देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन है पुरंदर दास की रचनाएं किस भाषा में है? थोड़े एडवांस होंगे प्रश्न, क्योंकि भाई आपका ये जो है दिन प्रतिदिन थोड़ा सा जो है लेवल बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ जाएगा जितना कि मतलब आप लोग देखते आ रहे हैं, है ना। तो थोड़ा बढ़ा रहेगा ज़रूर, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है धीरे धीरे, तो वैसे ही ये धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग का पुरंदर दास की रचनाएं किस भाषा में? क्या तेलुगु भाषा, मराठी, कन्नड़ या मलयालम? क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे पुरंदर दास की जो रचनाएं आपको मिलती है अधिकतर, इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़ में मिलती है। ठीक है, कन्नड़ में मिलती है। और पुरंदर दास जो ये व्यक्ति हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1484 ईस्वी में हुआ था। ये पुरंदर दास वो व्यक्ति हैं जिनको कहा जाता है मेरे दोस्त कि कर्नाटक संगीत के पितामह इनको कहा जाता है ना। ये पुरंदर दास के गुरु कौन थे? करवाए थे ना पुरंदर दास से, आपको ऐसा ही मिलता जुलता सब कुछ बताए थे। आप लोग को इनका गुरु का नाम बता देना है। विजयनगर के थे, आप लोग को ये इतना हिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कौन थे आप लोग को बताना है। और उन्होंने 15 मेल माने हैं, जो इनके गुरु हैं वो 15 मेल मानते हैं। कौन है? इतना हिंट के बाद आप लोग बताइएगा जरा कौन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर का क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भैया समय ही नहीं देना यहाँ पे। दक्षिणी संगीत होगा, बिल्कुल हो जाएगा, यहीं पे ऑप्शन मिल गया हमारा। उत्तरी संगीत पद्धति नहीं, हिंदुस्तानी नहीं और ये भारतीय नहीं। ठीक है, ये दोनों तो भाई आप एक ही कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय के अंतर्गत तो आपका दक्षिणी और उत्तरी दोनों आता है ना। लेकिन ये दोनों एक ही है, उत्तरी संगीत पद्धति कहिए या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहिए, ये उसी का नाम है। ठीक है, दोनों एक नाम है। और ये कर्नाटकी कह लीजिए या फिर दक्षिण, दोनों एक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा है 47 नंबर का कि ऐसा स्वर जिसका प्रयोग राग में बार बार किया जाता है वह स्वर क्या कहलाता है? क्या वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी या फिर आपका विवादी स्वर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वादी स्वर, जिसका कि प्रयोग बहुत बार होता है, बार बार होता है प्रयोग। यानी वो क्या होता है वादी? यानी राग में जिस स्वर का प्रयोग ज्यादा बार किया जाए, तो ज्यादा बार यानी कि बार बार, है ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उससे कम यानी वादी स्वर से कम संवादी होता है, और अन्य स्वरों से ज्यादा, ठीक है, वो आपका संवादी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर का, जो स्वर राग में वादी स्वर की अपेक्षा कम, ठीक है समझिएगा, वादी स्वर की अपेक्षा कम और अन्य स्वर की अपेक्षा ज्यादा प्रयोग होती है वह है। देखिए भाई वही चीज पूछ दिया जो मैंने अभी आपको बताया। क्या यहाँ पे वादी होगा? नहीं, क्योंकि ये तो बार बार प्रयोग होता है। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवादी स्वर। क्योंकि मेरे भाई ये जो है वादी स्वर की अपेक्षा कम होता है, कम, लेकिन ये जो है अन्य स्वर इसके अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपका संवादी स्वर होता है, यानी पहले ज़्यादा वादी, उससे थोड़ा कम संवादी, उससे और थोड़ा कम अनुवादी, और विवादी तो बिल्कुल नहीं, विवाद के तौर पे हो जाता है ना। तो आंसर आपको याद हो गया, संवादी।
आगे देख लेते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो राग रात और दिन की संधि बेला, यानी भाई यहाँ पे जब आप मान लीजिए दिन ढलने वाला है, रात जहाँ से प्रारंभ होगा तो ये संधि बेला यानी कि सायंकाल कहेंगे, है ना। अब देखिए मॉर्निंग यानी कि रात अब ढलने वाली है, सुबह होने वाली है, तो यानी दिन होगा ना, रात के बाद तो दिन आता है, तो कब होगा, सुबह होते हुए, तो उसके बाद तो पहले रात ढलेगा तो सुबह होगा और सुबह के बाद दिन होगा। तो ये जो सुबह वाला काल है और ये जो साय वाला काल है, ये दोनों क्या है, ये दोनों संधि बेला है, दिन और रात्रि के संधि बेला, तो इसको कहा जाता है संधि प्रकाश राग। अगर प्रातः में अगर गाया जाएगा तो प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग, अगर सायंकाल में गाया गया तो सायंकालीन संधि प्रकाश राग, है ना। तो क्या कह रहा है, संधि बेला में गाए बजाए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, क्या परमेल परवेशक या फिर संधि प्रकाश या जन्य या पूर्वा राग, क्या होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 संधि प्रकाश राग हो जाएगा, ठीक है। परमेल प्रवेशक वे होते हैं जो कि एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कि आपका जय जयवंती, ठीक है, जय जयवंती ये परमेल प्रवेशक है। आप लोग को बता देना है कि ये कौन से थाट से कौन से थाट में प्रवेश कर जाता है, जय जयवंती, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा हो जाएगा नंबर 50। एक चीज़ आप लोग को बता दें मेरे दोस्त कि पीडीएफ के लिए जो भी नए लोग जुड़ते हैं वो पूछते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो भाई आप लोग को पीडीएफ के लिए मैं बता दूं मेरे दोस्त कि आप लोग जो भी चाहते हैं पीडीएफ लेना, अपनी तैयारी को बेहतर करना, कि भाई सेशन भी देख लें, थोड़ा पीडीएफ पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर भी कर लें, तो दोस्तों आप लोग को 199 का पेमेंट करना पड़ जाएगा, ठीक है। वो पेमेंट माध्यम क्या है, कैसे करना है, आप लोग को मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, संपर्क कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग लिखिएगा। देखिए व्हाट्सएप नंबर है 9122366282, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि पीडीएफ चाहिए, उसके बाद फिर आप लोग को वहाँ पे स्कैनर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और वहीं से आपको 199 का पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर लेना है, जो भी प्रीवियस क्लास का हुआ है वो भी, और जो आने वाला जो क्लास है आपका वो भी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि संगीत में अभ्यास शब्द के समानार्थक उर्दू का प्रचलित शब्द कौन है, यानी कि आप लोग हम क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, तो ये कहते हैं अभ्यास कीजिए, ठीक है ना, अभ्यास करते रहो भाई, अभ्यास करो, है ना, क्या कुछ भी सीखना हो तो उसकी अभ्यास करो, है ना। तो उसके समानार्थक जो शब्द है उर्दू में वो क्या है, नियाज, ख्याल, रियाज या अंदाज। तो यहाँ पे है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी रियाज, कहते हैं ना रियाज करते रहना चाहिए भाई। तो आज का सेशन कैसा लगा, इसके अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए मेरे